बच्चों आपके सामने आ चुका है एसएससी जीडी का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जिसको करने के बाद आपको काफी मजा आने वाला है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रभात कौशिक और मैं आप सभी का आपके अपने परिवार तक्षशिला परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से हम इस क्वेश्चन के अंजाम तक पहुंचने वाले हैं उस चीज को हमें सीखना है। ठीक है बच्चों, ये हमारी वीडियो होगी। इससे पहले हमने जितने भी वीडियो एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चनों की आपको समझाने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं उस चीज को हमें सीखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। यदि जॉन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो खान की चाल क्या होगी? ऑप्शन है बच्चों 28.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 35.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 38.7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं उसको आप समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया बच्चों कि 1000 मीटर की दौड़ है जिसमें जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। तो इस बात का मतलब है कि जॉन ने 1000 मीटर की दौड़ पूरी की जबकि खान जॉन से 120 मीटर पीछे है। क्लियर हुई बात? तभी इसने 120 मीटर से खान को हराया। तो कुल मिला के पिक्चर कुछ इस प्रकार बनेगी बच्चों कि अगर जॉन पूरी 1000 मीटर की दौड़ पूरी करता है, 1000 मीटर की दौड़ पूरी करता है तो खान उससे 120 मीटर पीछे है। तो इसका मतलब ये 120 मीटर की डिस्टेंस रही होगी क्योंकि जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। तो 1000 मीटर की दौड़ में 120 मीटर पीछे करना है जॉन से खान को। तो इसका मतलब खान जो है 1000 में से 120 कम यानी कि 880 मीटर दौड़ा होगा, 880 मीटर दौड़ा होगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ बच्चों कि जितने समय में जॉन 1000 मीटर की दौड़ पूरी करता है ठीक उतने ही समय में खान केवल 880 मीटर ही दौड़ पाता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि यहां पर टाइम दोनों का कांस्टेंट है कि जितना समय जॉन लेता है उतना ही समय खान लेता है, लेकिन जॉन पूरा 1000 मीटर दौड़ता है जबकि खान केवल 880 मीटर ही दौड़ता है। तो और लेकिन आपको यह बात पता है बच्चों कि जब भी टाइम कांस्टेंट होता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो बनता है। ठीक है बच्चों, तो इस बात को मैं इधर लिख भी देता हूं कि यदि टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों स्पीड के, यानी कि जो रेशियो डिस्टेंस का बनता है वही रेशियो स्पीड का बनता है। क्लियर हुई बात? और यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों कि जॉन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो खान की चाल क्या होगी? तो आपसे खान की चाल पूछी गई है। ठीक है, तो यहां पे हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस कितने ट्रेवल की गई है, क्योंकि यहां पे जितना समय 1000 मीटर दौड़ने में जॉन को लगा है उतना ही समय बच्चों 880 मीटर दौड़ने में खान को लगा है। तो एक तरफ लिख देंगे हम खान और एक तरफ लिख देंगे बच्चों जॉन। तो खान दौड़ता है 880 मीटर, खान दौड़ता है केवल 880 मीटर जबकि जॉन दौड़ता है बच्चों 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर। तो यहां से इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां से रेशियो बना लेते हैं, 0 से 0 कटेगी, मीटर से मीटर कटेगा। तो इसका मतलब जो रेशियो बनेगा बच्चों डिस्टेंस का वो 88 से 100 बनेगा यानी कि 100 बनेगा। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, तो ये जो रेशियो है बच्चों ये डिस्टेंस का है, लेकिन हमें ये बात पता है कि टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही स्पीड का होगा। तो एक तरीके से बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो ये रेशियो बनेगा ये हमारा स्पीड का रेशियो भी होगा। जबकि क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों कि जो जॉन की चाल है वो जॉन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि यहां पे जॉन की चाल 100 यूनिट दे रखी है। तो 100 यूनिट 40 किलोमीटर प्रति घंटा के होगा, 100 यूनिट 40 किलोमीटर प्रति घंटा के होगा। तो हमें निकालना है बच्चों 88 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी बच्चों 40/100 इंटू 88। ठीक है बच्चों, तो 0 से 0 काट दोगे, 4 अठे 32 का 2 हासिल 3, 4 अठे 32 और 3 हुआ 35, यानी कि नीचे है बेटा 10 तो पॉइंट लगा दोगे तो 35.2 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अर्थात खान की जो स्पीड होगी वो 35.2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है बच्चों, और हमसे यहां पर यही पूछा गया था कि खान की स्पीड क्या होगी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हालांकि इस क्वेश्चन को बनाने के और भी कई तरीके थे, लेकिन जो सबसे बेस्ट अप्रोच थी बच्चों इस क्वेश्चन बनाने की वो सबसे बेस्ट अप्रोच आपके सामने है। तो उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। एक बार इसको जल्दी से नोट करिएगा।
तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, तब तक मैं इसको रफ कर दूं, आप जो है इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 16,500 रुपए है, इस पर 8% की त्योहार छूट दी जाती है, इसके अलावा नगद भुगतान के लिए 5% की दूसरी छूट दी जाती है। मोबाइल फोन खरीदने के लिए किया जाने वाला नगद भुगतान रुपए में कितना होगा? ऑप्शन बच्चों 14,872 रुपए होगा, या 14,421 रुपए होगा, या 14,512 रुपए होगा, या फिर 14,671 रुपए होगा। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश। तो जैसा कि बच्चों आपको पहले से ही ज्ञात है कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में जो लाभ हानि वाला चैप्टर होता है बच्चों, उसमें टोटल 6 वेरिएबल होते हैं। देखिए कौन कौन से, एक तो होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, और एक होता है एसपी, यानी कि सीपी और एसपी के जो बीच की कहानी बनेगी ना बच्चों, वो हमेशा क्या बनेगी? प्रॉफिट या फिर लॉस बनेगा, प्रॉफिट या फिर लॉस बनेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो सीपी और एसपी के बीच की कहानी बनती है वो हमेशा या तो प्रॉफिट बनता है या फिर लॉस बनता है। यानी कि हम प्रॉफिट या लॉस को हमेशा जो कैलकुलेट करते हैं वो क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, ये मार्कर है और मैं इस मार्कर को अगर 30 रुपए में बेच दूं, तो बताइए मुझे फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? तो बच्चों आप बोलोगे कि सर जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि इस मार्कर को आपने कितने में खरीदा, तब तक हम ये भी नहीं बता सकते कि आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। यानी कि इस मार्कर का सबसे पहले मुझे यह जानना पड़ेगा कि मैं इस मार्कर को कितने में लेकर आया था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इसकी क्या थी। अगर मैं 25 रुपए में लाया था और मैं इसको 30 में बेच रहा हूं, तो 5 का फायदा होगा कि नहीं? लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ही बोल रहा हूं कि ये डस्टर है और इस डस्टर को मैं 60 रुपए में बेच दूं, तो बताइए फायदा होगा कि नहीं? तो जब तक मुझे इसके कॉस्ट प्राइस का नहीं पता लगेगा, तब तक हम प्रॉफिट या लॉस नहीं बता सकते। तो कुल मिलाकर बात यह होगा कि सीपी और एसपी के बीच हमेशा प्रॉफिट और लॉस को हम कैलकुलेट करते हैं। एक 4 वेरिएबल तो बच्चों ये हुआ, लेकिन अगर मैं बात करूं एमआरपी की, एमआरपी यानी कि मार्क रिटेल प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, तो एसपी और एमआरपी के बीच में बच्चों हमेशा डिस्काउंट होगा। क्या होगा? डिस्काउंट, डिस्काउंट। और डिस्काउंट बच्चों हमेशा दिया जाता है एमआरपी पर, तो एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाएगा तो क्या बनेगा? एसपी बनेगा। तो ये टोटल कितने वेरिएबल है? 4, 5 और 6, तो टोटल 6 वेरिएबल है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है और प्रॉफिट और लॉस हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों सीपी पर। तो उम्मीद है इतनी बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 16,500 है, तो ये मार्क प्राइस है बच्चों, ठीक है। इस पर 8% की त्योहार छूट दी जाती है, इसके अलावा नगद भुगतान के लिए 5% की दूसरी छूट दी जाती है। तो मोबाइल फोन खरीदने के लिए किया जाने वाला नगद भुगतान क्या होगा? समझिएगा बच्चों। तो 16,500 रुपए एमआरपी है, इस पर हमने 8% की त्योहार छूट दी, तो यानी कि हर कोई चीज अपने आप में 100% होती है। अगर हम 8% का डिस्काउंट करते हैं, यानी कि 100 में से 8 कम करोगे तो 92% में उसको बेच देंगे, ठीक है। तो 16,500 का 92% यानी कि 92/100, ठीक है। तो एक छूट हमने 8% की दी, इसके अलावा नगद भुगतान करने के लिए 5% की दूसरी छूट दी जाती है। यानी कि अगर हम उसका नगद भुगतान करते हैं, कैश में तुरंत पेमेंट करते हैं, तो एक डिस्काउंट और मिलता है 5% का। अपने आप में हर चीज 100% होती है, लेकिन नगद भुगतान करने पर 5% का डिस्काउंट और मिल जाता है। इसका मतलब 100 की चीज जो थी वो 5% कम में बिकेगी, यानी कि 95% में दे दी जाएगी, ठीक है। तो 95% यानी कि 5% का डिस्काउंट के बाद 95%, ठीक है। तो अब सवाल में कहा गया कि मोबाइल फोन खरीदने के लिए किया जाने वाला नगद भुगतान क्या होगा? तो बच्चों यही उसका नगद भुगतान होगा, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद जो बनेगा सेलिंग प्राइस वो ये बनेगा, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इसमें छोटी सी कैलकुलेशन करने के बाद हम अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिएगा, 2 0 से 2 0 काट दोगे, 5 से काट दोगे 19, 5 से काट दोगे बच्चों 20,
अब यहां से 5 से काट दो 5 चौक 20 और 5 से काट दो 5 तिये 15, 1 5 तिये 15 33, 4 से कटेगा बच्चों ये 23 बार यानी कि 23 चौका 92। ठीक है, तो 33 गुणा 23 गुणा 19 यानी कि अगर मैं यूनिट डिजिट को भी चेक करूं तो 3 तिये 9 और 9 नम 81 यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा जिसका यूनिट डिजिट बच्चों 1 होगा। यानी कि ए और सी ऑप्शन तो हमारे आंसर नहीं हो सकते क्योंकि यूनिट डिजिट जो दे रखा है वो 2 दे रखा है। तो आंसर जो भी होगा बच्चों वो बी और डी में से कोई एक होगा, तो हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा अब। ठीक है ना, तो 19 की मल्टीप्लाई कर दो, 19 3 57 का 7 का हासिल 5, 19 दूनी 38, 38 और 5 43 यानी कि 437 में हमें करनी पड़ेगी 33 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 सत्ते 21 का 1 का 2, 3 3 9 और 2 11, 3 चौक 12 और 1 13, तो 1311 और ऐड कर दोगे यहाँ पे तो आंसर जो बनेगा बच्चों आपका वो बनेगा 14,421 यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 14,421 रुपए इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। तो चलिए बच्चों इसको एक बार जल्दी से नोट करो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ चुका होगा जो कि एक बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, चलिएगा तो इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का प्रयास करेंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों कहा गया है कि एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से क्रम से 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या होगा? तो यानी कि 3% आपके सामने है, 5%, 10% और 20%। हमने 3% की वृद्धि कर दी तो कह रहा है क्वेश्चन में कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या होगा। यानी कि हमने जो ये 3 अलग अलग वृद्धि की, अगर हम केवल एक ही परसेंटेज से वृद्धि करते तो वो परसेंटेज क्या होगी जो इनके बराबर होगी, क्वेश्चन में ये कहा गया। ठीक है, तो समझने का एक बार प्रयास करते हैं बच्चों। ध्यान दो, आपके सामने बच्चों 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बच्चों 34 सही 4/5, 34 सही 4/5%। दूसरा ऑप्शन है बच्चों 32 सही 1/5% और तीसरा ऑप्शन है 33 सही 3/5% और चौथा ऑप्शन है 38 सही 3/5%। और हमें दे रखा है परसेंटेज वैल्यू 5%, दूसरी है बच्चों 10% और तीसरी है बच्चों 20%। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं बात करूं कि इस सवाल को हम 2 या 3 सेकंड में बना सकते हैं या नहीं, तो बच्चों बिल्कुल बना सकते हैं 2 या 3 सेकंड में, लेकिन हमें थोड़ा समझदार होना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को 2-3 सेकंड में बना सकते हो। तो कुल मिला के बात क्या होगी, इस क्वेश्चन की जो बेस्ट अप्रोच होगी वो क्या होगी, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये क्वेश्चन कई तरीकों से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, समझिएगा। अब देखिए बच्चों, भाई 5%, 10%, 20%, तो 20 और 10 30 और 5 35, 35%। यानी कि आंसर जो भी होगा हमारा वो 35% से कम नहीं होगा, 35% से ज्यादा होगा। तो 35% से कम नहीं होगा, तो हमारा ए ऑप्शन 35 से कम है, 32 35 से कम है, 33 35 से कम है, लेकिन 38 35 से ज्यादा है। तो बेटा आंसर तो हमारा 38 से ही 3/5% है। लेकिन ये आया कैसे, आपको समझना है वो चीज। ठीक है, अब समझने के लिए एक बार थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। ठीक है, आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 3 क्रमागत अगर डिस्काउंट दे रखे हो, 3 क्रमागत डिस्काउंट परसेंटेज दे रखी हो, तो उसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। यह फॉर्मूला था बच्चों कि यदि हमारे पास X%, Y% और Z% 3 क्रमागत डिस्काउंट परसेंटेज दे रखे हो और हमें एक ही इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी हो, तो उसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, उसको समझिएगा। तो ये था फॉर्मूला X + Y + Z प्लस नहीं माइनस था यहां पे बच्चों, माइनस XY + YZ + ZX बटे 100 और यहां पे प्लस XYZ बटे 10,000। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये नेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का एक शानदार फॉर्मूला था। ठीक है, क्योंकि हम जब भी डिस्काउंट परसेंटेज इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं तो कई तरीकों से हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, 100 मान के भी निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों हमेशा डिपेंड जो करता है ना क्वेश्चन का तरीका, वो करता है डाटा पे डिपेंड, कि डाटा क्या है उसी के अनुसार हम अपने तरीके को, अपने रास्ते को बदलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये है बच्चों डिस्काउंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का। लेकिन अगर हमें वृद्धि करनी हो, 3% अलग अलग दे रखी और नेट
इंक्रीमेंट पूछ रहा हूं आपसे, जैसा कि यहाँ पे 5% की वृद्धि, 10% वृद्धि, 20% की वृद्धि, कि नेट कितना चेंज हुआ, नेट कितने परसेंटेज चेंज हुआ। तो यहाँ पे ये डिस्काउंट की परसेंटेज ना देकर यहाँ पे चेंज की परसेंटेज है, तो ऐसे केस में आपका जो फॉर्मूला होगा बच्चों यहाँ पे प्लस हो जाता है बस, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस जो था इसको प्लस में बदल देना है, बस यही फॉर्मूला है। अब ध्यान दो, अगर हमें बच्चों इन 5, 10 और 20 का नेट परसेंटेज चेंज निकालना है तो करना क्या है, सबको जोड़ना पड़ेगा भाई, x प्लस वाई प्लस जेड, तो 20, 10, 30 और 5 35, तो यहाँ 35% आ गया, ठीक है, प्लस। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। तो इसी आधार पे बच्चों मैं कह पाया था कि आंसर जो भी होगा 35 से ज्यादा होगा, 35 से कम नहीं होगा। तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए ताकि आप बिना सॉल्यूशन भी अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओ, ठीक है बच्चों। चलिएगा, तो एक्स वाई, तो 5 ढाई 50, 10 गुणा 20 200, 250 हो गया, और 200 वो 20 गुणा 5 कितना हो गया 100, तो 250 और 100 हो गया 350, तो 350 बटा 100 यानी कि 3.5, ठीक है बच्चों, प्लस। अब एक्स वाई जेड इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 20 गुणा 10 200, 200 गुणा 5 1000, 1000 बटे 10,000 यानी कि 0.1 इनको जोड़ दोगे तो 35 प्लस 3.6 हो जाएगा इनको जोड़ने के बाद, यानी कि 38.6, तो 38.6% हमारा नेट इक्विवेलेंट चेंज निकलेगा, ठीक है। और इसी चीज को बच्चों हम लिख सकते हैं 6/10, यानी कि 38 सही 6/10, और 6/10 का मतलब है 2 3 6 2 5 10, तो 38 सही 3/5%, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। तो उम्मीद है क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आ चुका होगा। तो एक बार जो है फॉर्मूले के साथ इसको नोट करो जल्दी से, ठीक है। मैं एक तरीका और बताऊंगा अभी कि आप और दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को कैसे इसके अंजाम तक पहुंचा सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिएगा, नोट कर लिया होगा आपने, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिएगा, तो अगर बच्चों मैं फॉर्मूलेशन ना जाकर इसको फ्रैक्शन वैल्यू से करता तो कैसे करते, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू जो दे रखी है ये इजी परसेंटेज वैल्यू है, तो हम बच्चों यहाँ पे फॉर्मूले के बजाय हम जो है फ्रैक्शन से भी जा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट तरीका था वो फॉर्मूला था, वो एलिमिनेशन था, क्योंकि जिस बच्चे को फॉर्मूला का ज्ञान होगा वो इस सवाल को मात्र 2 से 3 सेकंड में बना के हट सकता है, ठीक है। चलिएगा, अगर मैं बात करूं 5% की फ्रैक्शन वैल्यू की, तो 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगा 5/100, यानी कि 1/20, यानी कि 1/20, यानी कि 20 पर हमने 1 की वृद्धि कर दी, क्योंकि ये सारी की सारी वृद्धि परसेंट है। बात समझ में आई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1/10, यानी कि 10 पर हमने 1 की वृद्धि कर दी, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 पर 1 की वृद्धि, ठीक है। अगर मैं कहूं कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है वो 20 थी, तो 20 पर 1 की वृद्धि करने के बाद ये कितने बनेगी, 21 बनेगी, यानी कि फाइनल वैल्यू हमारी ये बनेगी। बात समझ में आई, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बच्चों कि इनिशियल वैल्यू अगर 10 है तो 10 में 1 की वृद्धि करने के बाद ये क्या बनेगी, 11 बनेगी। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 5 की, तो 5 पर 1 की वृद्धि करने के बाद ये 6 बनेगी। बात समझ में आई, ठीक है। तो अब इनका क्या निकालना है बच्चों, मिश्र अनुपात निकालना है। बात समझ में आई, ध्यान दो। तो मिश्र अनुपात यानी कि 20 पंजे 100 और 100 गुणा 10 1000, तो बच्चों यहाँ पे कितना आ गया, 1000 आ गया। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 21 सिक्का 126, 126 में 11 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 126, और यहाँ पे बच्चों कितना होगा 126 इसमें जोड़ दोगे तो ठीक 6 2 8 1386, तो ये कितना बनेगा 1386 बनेगा, ठीक है। अगर बच्चों मैं यहाँ से 10 से डिवाइड कर दूं तो 10 से डिवाइड करोगे 0 हटेगी, यहाँ पे क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। तो 100 जो हमारी वैल्यू इनिशियल वैल्यू 100 थी, अब ये 138.6 हो जाती है, तो इसका मतलब वृद्धि कितनी हो जाती है 38.6 की, जिसको हम लिख सकते हैं बच्चों 38.6% की वृद्धि हुई, जिसको हम लिख सकते हैं बच्चों 38 सही 2 3 6 2 5 10, यानी कि 38 सही 3/5%, ठीक है, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन आंसर होगा बच्चों, डी ऑप्शन। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको दोनों ही तरीके से समझ में आ चुके होंगे, फ्रैक्शन वैल्यू से किस तरीके से करना होता है और फॉर्मूले से किस तरीके से करना होता है। हालांकि अगर हम 100 मान के भी करें तो 100 मान के भी हम कर सकते हैं कि वैल्यू 100 थी, 5% बढ़ाओगे तो 105/100, फिर 10% बढ़ाओगे 110/100, फिर 20% बढ़ाओगे 120/100। इस तरीके से हम कैलकुलेट करने के बाद इस तरीके से अपने क्वेश्चन के अंजाम तक जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एक बार मैं रफ कर दूं, आप तब तक क्वेश्चन पढ़िए और बनाने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों। क्योंकि कई बार मैंने देखा है
कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है और आप जो है उस क्वेश्चन को बना भी नहीं पाते, गोल हो जाते हो कि करना क्या है, ठीक है ना। यानी कि प्रैक्टिस का मतलब केवल बच्चों इतना ही होता है कि गणित की प्रैक्टिस बार बार करने का मतलब ये है कि आप एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम में बैठने पर आप क्वेश्चन को देखते ही, क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाओ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन पढ़ा और समझ में नहीं आ रहा कि तरीका क्या लगा, कहां से क्वेश्चन की शुरुआत हो, तो इस बात का मतलब है कि आपका जो एग्जाम होगा वो खराब होने ही वाला है, ठीक है बच्चों। क्योंकि हमारे एग्जाम में जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो प्रेशर इतना होता है, तो वहां पे एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं होता। तो इसलिए प्रैक्टिस अपने घर पे कीजिए, बढ़िया प्रैक्टिस करना, ताकि क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओ कि करना क्या है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है बच्चों, एक महिला 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। कार की औसत चाल क्या है? ऑप्शन ए 86 सही 3/7 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है बच्चों 85 सही 5/7 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी ऑप्शन है 95 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी ऑप्शन है बच्चों 93 सही 3/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिएगा समझते हैं भाई। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक महिला 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। मान के चलो ये निश्चित दूरी बच्चों ए से बी है, ए से बी है। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चली और ए से चली और बी पर पहुंच जाती है। ठीक है बच्चों, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर क्वेश्चन में कहा गया और तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। यानी कि यहां से वापस चलकर वापस ए पर लौट आती है, लेकिन इस बार जो चाल है इसकी बच्चों वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर हुई बात? तो क्वेश्चन में कहा गया कार की औसत चाल क्या होगी, कार की औसत चाल क्या होगी। तो समझने का प्रयास करना भाई। भाई मुझे ये बताओ, जो महिला थी वो ए से चली और बी पर पहुंची, फिर वापस बी से चली और ए पर पहुंची। इसका मतलब जितना गई थी वो उतना ही वापस लौटी है। तो इसका मतलब दोनों ही केस में डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, कि जितना गई उतना ही वापस लौटी। तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो जाती है बच्चों? कांस्टेंट हो जाती है। अगर यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट है और यहां पर एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे शानदार तरीका बच्चों एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है मैं यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा। तो फॉर्मूला बच्चों एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है बच्चों कि 2xy बटे x प्लस वाई, 2xy बटे x प्लस वाई। यहां पे ये x पहली चाल है, y दूसरी चाल है। ये मैं ऐसा भी लिख सकता था 2s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2, मतलब लिखने का तरीका बदलेगा लेकिन चीज तो एक ही रहेगी ना। तो कोई आदमी इसको s1 प्लस s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2 लिखता है, या कोई 2ab बटा a प्लस b लिखता है। ठीक है, लेकिन तरीका तो एक ही है ना, बात को समझना। तो x क्या है बच्चों यहाँ पे 75, और y क्या है बच्चों यहाँ पे 100, और बटे x प्लस वाई 100 प्लस 75 यानी कि 175। बस इतना काम कर दो, आपका आंसर आपके हाथों में। ठीक है ना, कैसे करना है देखिएगा। तो भाई 25 तिये 75, 25 सत्ते 175, 25 तिये 75, 3 दूनी 6, 600 बटा 7 कितना हुआ? 600 बटा 7। अब 7 से 600 को डिवाइड करोगे तो 7 8 56, 40 बचेगा, यानी कि 40 को जब भाग करोगे 7 से, 7 पंजे 35, 5 बचेगा। तो 85 सही 5/7 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है बच्चों वो बी ऑप्शन है। ठीक है, तो केवल और केवल एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला सबसे शानदार है जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो। शर्त ये है बच्चों, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट, कि जितना जाएगा उतना ही आएगा। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो सीधा एवरेज स्पीड निकालने का सबसे बेस्ट, सबसे शानदार तरीका ये है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कर पाता बच्चा, लेकिन फॉर्मूला ये भूल जाता है। तो फॉर्मूला अगर भूल भी जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है समझिएगा बच्चों। भाई मुझे एक बात बताओ आप, कि अगर वो महिला ए से चलती है, कहां से चलती है? ए से चलती है, 75 की स्पीड पर बी पे पहुंचती है। ठीक है, और फिर बी से चलती है और
100 की स्पीड से ए पे पहुंचती है, यानी कि दोनों ही केस में डिस्टेंस सेम ट्रेवल करती है। तो हमें डिस्टेंस का अभी तक नहीं पता, तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास चाल दे रखी है ना 75 और 100, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। अब 100 और 75 का जो एलसीएम होगा बच्चों वो कितना होगा 300। तो हमने मान ली बच्चों कि ये 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कितने किलोमीटर की? 300 किलोमीटर की डिस्टेंस, यानी कि 100 का और 75 का एलसीएम कितना होगा 300। तो 300 किलोमीटर की ये डिस्टेंस होगी। बात समझ में आई? अगर वो महिला 75 की स्पीड से 300 किलोमीटर दूरी तय करती है तो कितना घंटा लेगी भाई? दूरी बटे चाल, यानी कि 4 घंटे। तो 4 घंटे का उस महिला को समय लगेगा ए से बी तक जाने में। बात समझ में आई? लेकिन अगर वो महिला बी से ए पर वापस लौटती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 300 किलोमीटर दौड़ती है, तो 100 है 300, तो उसको 3 घंटे का समय लगेगा। और आपसे पूछ लिया बच्चों एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? एवरेज स्पीड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा बेटा कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल दूरी कितनी है बच्चों? भाई 300 तो गई थी वो, और 300 वापस लौटी, तो 300 प्लस 300 कितना? 600। तो इसका मतलब कुल दूरी होती है बच्चों 600 किलोमीटर। कुल समय कितना भाई? कुल समय कितना? 4 घंटे जाने में और 3 घंटे वापस आने में। तो 4 और 3 7, यानी कि 7 से कर दोगे इसको आप डिवाइड, तो आंसर क्या बनेगा भाई? 7 8 56, 40, 7 5 35, 85 सही 5/7 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मतलब कई तरीके हो सकते हैं एक ही सवाल को बनाने के, ठीक है। लेकिन तुम्हें करना क्या है? कम समय में बेस्ट अप्रोच पे काम करना है, ठीक है। और वो तुम जो है बेस्ट अप्रोच पे तभी पहुंच पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। तो उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन 5 आपके सामने आ चुका है, ठीक है। पढ़ो और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि एक दुकानदार 2 तरह से अपने ग्राहक को धोखा देता है। वह शुद्ध शहद में 20% पानी मिला देता है और शहद की कीमत 15% बढ़ा देता है। वह 40 किलोग्राम शुद्ध शहद के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान करता है। वह इसे बेचकर कुल कितना लाभ कमाता है? तो एक तरीके से बच्चों प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट में पूछा गया कि कितने रुपए का लाभ कमाता है। 422 रुपए, 456 रुपए, 435 रुपए या 468 रुपए, ठीक है बच्चों। तो चलिएगा, तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 2 तरीके से धोखा देता है। एक तो वो कीमत बढ़ाकर देता है, और दूसरा वो जो शहद था उसमें 20% पानी भी मिलाता है। तो तरीके कितने हुए? 2। भाई कीमत बढ़ा के बेच रहा और उस प्योर माल नहीं दे रहा, यानी कि उसमें पानी मिलाकर बेच रहा है। तो 2 तरीके से धोखा दे रहा है, ठीक है। पानी कितना मिलाता है? 20%, और कीमत कितनी बढ़ाता है? 15%। लेकिन लाया कितना था शुद्ध शहद? वो 40 किलोग्राम। किस भाव से लाया? 30 किलोग्राम के भाव से। 30 किलोग्राम के भाव से लाया, 30 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदता है खुद के लिए, ठीक है। तो वह इसे बेचकर कुल कितना लाभ कमाता है? तो बात को समझने का प्रयास करना बच्चों। भाई जब वो अपने लिए लेने गया तो भाव क्या था? 30 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि वो 1 किलो 30 रुपए का खरीदता है। और लाया कितना था अपने लिए? 40 किलोग्राम। तो यानी कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से, 30 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से वो खरीदता कितना है बच्चों? 40 किलोग्राम खरीदता है। तो 1 किलो खरीदता है 30 रुपए में और 40 किलोग्राम खरीदेगा 1200 रुपए में। 4 × 12 यानी कि 1200 रुपए। यानी कि 40 किलो को खरीदने के लिए वो अपनी जेब से 1200 रुपए खर्च करता है, यानी कि इसका क्रय मूल्य हो गया, ये हो गया बेटा सीपी हो गया। बात समझ में? इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में यह कहा गया कि वो अपने ग्राहक को 2 तरीके से धोखा देता है, यानी कि जो उसका माल है, जो उसका शहद है, उसमें वो 20% पानी मिलाता है। इसका मतलब वो 40 किलो में 20% पानी मिलाएगा। तो 40 किलो का 20% कितना होगा? तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 40 का 1/5 बच्चों 8 किलो। तो इसका मतलब 40 किलो में वो 8 किलो पानी मिलाता है। देखिएगा बच्चों, तो 40 का 20% जब आप निकाल लोगे तो इसका मतलब 4 दूनी 8, यानी कि 8 किलोग्राम वो क्या मिलाता है बच्चों? पानी मिलाता है, वाटर ऐड करता है। बात समझ में आई? क्या मिलाता है? पानी मिलाता है। तो इसका मतलब 40 किलो की जगह वो कितना बेच रहा है बच्चों? 48 किलो बेच रहा है। कितना? 48 किलो बेचता है। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है बच्चों। चलिएगा, अब क्वेश्चन में कहा गया लेकिन वो कीमत भी 15% बढ़ाता है। इसका मतलब इनिशियल कीमत कितनी थी? 30 रुपए, अब 15% बढ़ाता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी बच्चों 3/20, यानी कि 20 रुपए पर 3 रुपए बढ़ाता है, यानी कि 23 रुपए। तो 30 का
30 का 23/20 कितना होगा, 0 से 0 काट दोगे तो यानी कि 3 गुणा 23 ही लिख देते हैं, इसको 69 नहीं लिखते अभी, बटे 2। बात समझ में आई। तो इतने रुपए कीमत होगी अब उसकी। तो अब कीमत कितनी होगी बच्चों, 3 गुणा 23/2, तो इतने रुपए प्रति केजी, इतनी कीमत होगी 48 किलो का। तो ये बना बच्चों हमारा एसपी। तो उम्मीद है यहां तक चीजें एकदम क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये इतने रुपए पर केजी क्या है, कीमत है। और अब बेच कितना रहा है, 48 किलो। लाया 40 किलो था 30 के भाव से, लेकिन बेच कितना रहा बच्चों, 48 किलो बेच रहा है, इस भाव से बेच रहा है। बात समझ में आई। चलिएगा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से काट दोगे 24 बार कटेगा, और यहाँ पे बच्चों कितने की मल्टीप्लाई करोगे भाई, 24 थी 72, 72 गुणा 23, 72 गुणा 23 कर लो आप, है ना, 72 गुणा 23। तो 7 की मल्टीप्लाई, 23 सत्ते करो, 7 तिये 21 का 1 का हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, तो यानी कि 1610 तो ये हो गया, ठीक है। 23 तिये 69, 69 और जोड़ दो उसमें, तो 9 7 और यहाँ पे 16, यानी कि एक बार और देख लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं भाई। 23 सत्ते 7 तिये 21, 2 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक है, 161 और 0, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई, 23 दूनी 46 जुड़ेगा बेटा, 69 नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना, 46 जुड़ना है। तो 46 जुड़ेगा, तो यानी कि 6 5 1656, ठीक है बच्चों। तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मिला वो बच्चों कितना मिला, 1656 रुपए मिला। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हम सामान तो लाए 1200 रुपए का, लेकिन बेच कितना करे, 1656 रुपए का। तो बताओ फायदा कितना हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान, फायदा हुआ। तो कितने का फायदा हुआ बच्चों, 456 रुपए का फायदा हुआ। कितने का फायदा, 456 रुपए का फायदा हुआ, इतने का प्रॉफिट हुआ। और ये हमारा बी ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है बच्चों। तो केवल और केवल इस तरीके से काम करना है जिस तरीके से क्वेश्चन में कहा जाए, ठीक है बच्चों। चलिएगा नोट करो जल्दी से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार बनाने की कोशिश करो भाई, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है देखते हैं भाई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं भाई किस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा की। भाई 50 मील प्रति घंटे की चाल से कितने घंटे यात्रा की भाई, 3 घंटे यात्रा की, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया इसके अलावा उसने कार से 65 मील प्रति घंटे की चाल से 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे यात्रा की। वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुका, यानी कि वो रेस्ट करने के लिए कितने घंटे रुका बच्चों, 2 घंटे। तो यहां पे किया उसने रेस्ट, इतना चलने के बाद 2 घंटे का उसने लिया आराम। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन में कहा गया आराम के बाद उसने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाइक से 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक यात्रा की। अब आराम करने के बाद वो 80 मील प्रति घंटे की चाल से वो करता है बच्चों 4 घंटे तक यात्रा, ठीक है, 4 घंटे तक यात्रा की। पूरी यात्रा में किरण की औसत चाल ज्ञात करें, मील प्रति घंटे में दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित, ठीक है। तो ऑप्शन है बच्चों 65.68, बी ऑप्शन है 50.44, सी ऑप्शन है 54.54 और डी ऑप्शन है बच्चों 60.06, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। बेहतरीन सवाल है, इजी सवाल है। सबसे बड़ी बात क्या है कि देखने में जो सवाल लगता है कि टफ होगा वो ही सबसे आसान सवाल होता है, ठीक है। चलिएगा तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक यात्रा में किरण ने, तो किरण चली 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक, ठीक है। तो कितना दूर गई भाई, 150, तो ये चली भाई 150 मील। कितने चली, 150 मील। भाई 50 मील प्रति घंटा से 3 घंटे चली, 3 × 5 = 15, 150 मील। अब 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे चली, तो 65 दूनी 130, यानी कि 130 मील चली, ठीक है। अब 2 घंटे का लिया बेटा विश्राम, यानी कि आराम किया, रेस्ट किया। अब फिर रेस्ट करने के बाद 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे दौड़ती है, ठीक है, यानी कि बाइक से 4 × 8 = 32, यानी कि 320 मील चली। बात समझ में आई। अब लास्ट में क्वेश्चन में कहा गया कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो बच्चों आपको पहले से ही ज्ञात है कि जो एवरेज स्पीड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 150, 130 और 320, 300, 400, 500, 550, 580, 580 और 20, 600। तो कुल डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 600 मील। और
कुल समय बटे में क्या होगा, कुल समय। अब कुल समय कितना हो गया भाई, 3 घंटे और 2 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे और 2 घंटे, 7 घंटे, 7 और 4 11 घंटे, क्योंकि जो आराम किया वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो टोटल घंटे कितना बच्चों, 11 घंटे। अब 600 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 पंजे 55, फिर 50 आया, 11 चौक 44, फिर से 60 बना, पॉइंट लगा दिया 60 बना, 11 पंजे 55, फिर 11 चौक 44, तो इतना मील प्रति घंटे इसकी एवरेज स्पीड होगी। तो उम्मीद है क्वेश्चन बढ़िया से आप समझ चुके होंगे। आसान क्वेश्चन था, केवल और केवल इतना ही काम करना था क्वेश्चन में। बात समझ में आई? ठीक है। एवरेज स्पीड के कई क्वेश्चन आपको एक ही एग्जाम में एक ही पेपर में देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि 2023 में अधिकतर जो क्वेश्चन जो पेपर बने थे उसमें डिस्टेंस के क्वेश्चन 3-3 देखने को मिले थे। ठीक है, तो क्वेश्चन चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्टेंस वाला। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ चुका होगा, आसान सवाल था। ठीक है, तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का उसको करने का प्रयास करेंगे, जिसको पढ़कर आपको काफी अच्छा महसूस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए और करने का प्रयास करें एक बार वीडियो पॉज करने के बाद। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया बच्चों, कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है, 15% के लाभ पर चावल बेचता है और बाजार के वजन से 20% कम वजन को उपयोग में लाता है, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या होगा? ऑप्शन ए 45.37%, बी ऑप्शन है 47.35% और सी ऑप्शन है बच्चों 53.74%, डी ऑप्शन है 43.75%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, समझने का प्रयास करते हैं भाई। कह रहा कि कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 15% के लाभ पर चावल बेचता है, तो इसका मतलब जो 15% का फायदा लिया ये कीमतों से फायदा लिया। कह रहा कि भाई मैं फायदा लूंगा 15% का, पूरा छाती ठोक कर बोल रहा कि 15% का फायदा लूंगा मैं कीमतों से। बात समझ में आई कि पहले ही बोल रहा कि 15% के फायदे पर बेचता है। ठीक है, फिर सवाल में कहा और बाजार के वजन से 20% कम वजन का उपयोग में लाता है, लेकिन अब वो एक गड़बड़ और कर रहा है, वो पूरा 100% ना देकर 20% कम तोलता है। बात समझ में, यानी कि दो तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है वो, एक तो कीमतों से प्रॉफिट कमा रहा है 15% का, और दूसरा प्रॉफिट बच्चों वो पूरा ना तोलकर वो कम तोलता है, 20% कम तोलता है, तो दो तरीके से प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना होगा? तो मैं एक बहुत ही डायरेक्ट तरीका आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन को करने का। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप जो है सेकंडों में इस क्वेश्चन को घेर सकते हो, किस तरीके से देखेगा। चलिएगा, तो क्वेश्चन में कहा गया 15% का फायदा, तो भाई सीधा लूंगा पूरा मतलब कीमतों से, और फिर 20% कम भी तोल रहे हैं, तो 20 और 15 कितना हुआ बच्चों? 35%। तो इसका मतलब कुल 35 का तो ये फायदा होगा ही होगा, लेकिन ये 35 का जो फायदा हुआ बच्चों ये कितने पर हुआ? बच्चों पूरा 100% ना देकर उसने 20% कम तोला, इसका मतलब वो 80% पे फायदे ले रहा है। ये 35% का जो फायदा है बच्चों ये पूरा 80% पे है, क्योंकि 20% कम तोलता है, तो यानी कि बटे में जो होगा वो रियल वेट होगा कि उसने दिया कितना, तो 20% कम दिया यानी कि 80% दिया। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100 और कर दोगे बच्चों, तो यहां से परसेंटेज में डायरेक्ट ही उत्तर मिलेगा अगर आप इसे अप्रोच से इस क्वेश्चन को करते हो तो। ठीक है, तो यहां से काट पीट करोगे बच्चों तो परसेंट से परसेंट कटेगी, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। ठीक है, तो 5 पंजे 25 का 5 का 2, 5 थे 15, 2 17, 175 को 4 से भाग कर दोगे तो 4 चौक 16, 15 आ गया, 4 थिए 12, 3 बचा, पॉइंट लगा दिया 30 हो गया, 4 सत्ते 28, कितना बचा? 4 पंजे 20, तो यानी कि कुल मिलाकर 43.75% का फायदा होगा। नेट फायदा जो होगा वो 43.75% का। तो उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होगी। और भी कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, कहते हो तो मैं बता देता हूं। चलिए मैं बता ही देता हूं। ठीक है, देखिएगा, अगर हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? देखिएगा, कोई भी दुकानदार जब अपनी दुकान के लिए कोई सामान खरीदता है तो ये तो वो ज्यादा लेकर आता है या फिर पूरा लेकर आता है, लेकिन वो कम नहीं लाएगा कभी भी। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि अगर मैं बात करूं कि वो अपनी दुकान के लिए जब सामान लाया होगा तो वो पूरा 1000 ग्राम लाया होगा। पूरा कितना लाया होगा बच्चों? 1000 ग्राम सामान लाया होगा, लेकिन 1000 ग्राम जितने में भी लाया वो कह रहा है कि मैं 15% का फायदे पे बेचूंगा। यानी कि 1000 ग्राम को बेचने के लिए उसने क्या किया? 15% के फायदे पर बेचना स्टार्ट कर दिया। तो बताओ 1000 का 15% कितना होगा? तो 1000 का 15% बच्चों 150 होगा, तो यानी कि 150 ग्राम। तो 1000 में आप 150 ग्राम जोड़ोगे तो कितना बच्चों? 1150। इसका मतलब ये हुआ 1150 ग्राम।
यानी कि वो 1000 ग्राम बेचकर कितना पैसा वसूल रहा है, 1150 ग्राम के पैसे वसूलता होगा। इसका मतलब तभी तो 15% का फायदा मिलेगा ना उसको, कि 1000 ग्राम बेचकर वो पैसे कितने का वसूल रहा है, 1150 ग्राम के वसूल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में ये कहा गया कि वो जब तोलता है तो 20% कम तोलता है। तो इस बात का मतलब बच्चों ये हुआ वो पूरा 1000 ग्राम भी नहीं तोलता, वो 20% कम तोलता है। अगर वो 20% कम तोलता है तो मुझे बताओ 1000 का 20% कितना होगा। तो आप कहोगे सर 200, तो इसका मतलब वो 200 ग्राम कम तोल रहा है। तो 200 ग्राम कम तोल रहा है तो इसका मतलब वो 800 ग्राम तोल रहा है। कितना बच्चों, 800 ग्राम तोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो दुकानदार 800 ग्राम तोलकर 1150 ग्राम के पैसे वसूलता है। बात समझ में आई। तो टोटल जो फायदा मिला उसको, वो कितना फायदा मिला, तो आप कहोगे सर 11 में से 8 गए 3, यानी कि इसको कुल फायदा जो मिलेगा वो 350 ग्राम का मिलेगा। तो 350 ग्राम का फायदा लिया, लेकिन कितने पर, मैंने कहा रियल वेट हमेशा नीचे आएगा। 350 ग्राम का जो फायदा मिला बच्चों वो 800 ग्राम पर मिला, क्योंकि उसने 800 ग्राम ही तो दिया ना, 800 ग्राम ही तो तोल दिया ना। तो 800 ग्राम पर 350 ग्राम का फायदा, लेकिन बच्चों में परसेंटेज में चाहिए। तो 100 पर कितना, तो 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज में निकल जाएगा। यहां से कैलकुलेट करोगे, ग्राम से ग्राम कटेगा, ठीक है। और यहां से बच्चों ये 0 से 0 कटेगी, 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, तो 35 पंजे कितना हुआ, 175, 175 बटे 4, फिर से वही आंसर आपका 43.75%। तो उम्मीद है क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। लेकिन बच्चों क्या आपको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत थी इस क्वेश्चन को बनाने में? आप कहोगे सर नहीं, तो तुम्हारा काम तो केवल इतने से ही चल जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से करना है भाई। 15% का फायदा वो सीधा छाती ठोक का बोल रहा है कि भाई मैं तो 15% के फायदे पर बेचूंगा, कीमत बढ़ाकर बेचूंगा, ठीक है। और 20% कम भी तोल दिया, तो इसका मतलब कुल फायदा 35 का हो गया। लेकिन 35 का फायदा हुआ तो 80 पे ही ना, क्योंकि 20% कम तोल रहा है तो 80% ही दे रहा है। तो 80 पर 35 का फायदा, 100 पर कितना, सीधा आंसर 43.75% का फायदा। तो उम्मीद है क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया और आपको चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर आप जो है ऐसे ही कंटिन्यू जो है वीडियो को देखते रहिए और सीखने की कोशिश करना। और अगर आपको कहीं ना कहीं इन क्लास से लगता है कि आपको बिल्कुल बेस्ट अप्रोच आपको मिल रही है, क्वेश्चन को करने के तरीके आपको पसंद आ रहे हैं, तो बच्चों आपको कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है, तो इन वीडियो को आप जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, हम भी फुल एनर्जी के साथ फिर जो है नए क्वेश्चनों के साथ आपके सामने पेश हो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज है, एक दिन में कभी भी कामयाब नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर कामयाब होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।